हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता। ये जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता है किसी तार का, वो उसके ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता होता है उसका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला प्रतिरोधकता का आया था, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, पिछले वीडियो में उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जा रहा था। दोनों नाम से हम जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और पिछले वीडियो में जो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, उसकी जो वैल्यू आई थी आप लोगों ने देखा था, रो इक्वल्स टू आई थी आपका इलेक्ट्रॉन का मास अपान में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n e स्क्वायर, और ये टाउ आया था। टाउ क्या है, श्रांति काल है। यानी कि आप देखें तो ये जो टाउ है ये इस श्रांति काल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत क्रमानुपाती था ये टाउ जो था। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ये जो आपका टाउ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये जो आपका प्रतिरोधकता इसको कहेंगे, या इसको इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस किसके, ये आपके श्रांति काल के व्युत कर्मानुपाती है, श्रांति काल का व्युत कर्मानुपाती है। अब हम देखेंगे कि ये श्रांति काल टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ये श्रांति काल होता क्या है, आपको बताया गया था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और इससे टकराने के बाद इस एटम से टकराया, तो किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच के समयांतराल को हम श्रांति काल कहते हैं। मतलब कि ये इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस एटम से, इस परमाणु से टकराने के बाद इस परमाणु से टकराने में कितना समय अंतराल लगा है, उसी को हम श्रांति काल कहते हैं। तो बच्चों, अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा गया है तो मान लीजिए कि इसका जो श्रांति काल है वो क्या है, टाउ है। अब बताइए कि इसका धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इसका टेम्परेचर आप धीरे धीरे कहीं से गर्म कीजिए इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो चीज होता है उसके अंदर जो चीजें होती है उनकी गति बढ़ जाती है तो घट जाती है, तो गति उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि किसी आप बर्तन में पानी रखे होते हैं तो नॉर्मली वो पानी चलते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको गर्म करने लगते हैं तो नीचे वाले एटम क्या होने लगते हैं, ऊपर होने लगते हैं। और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो पानी खौलने लगता है और बहुत तेजी से नीचे से ऊपर वो एटम आने लगते हैं। यानी कि पहले नीचे से ऊपर आने में उन एटम का समय बहुत ज्यादा लग रहा था, समय अंतराल बहुत ज्यादा लग रहा था, और जब उसको गर्म किया है तो वो बहुत जल्दी से ऊपर आ जा रहे हैं। वैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मली है, मतलब इसका टेम्परेचर नॉर्मल रखा गया है, तो ये यहां से जाने तक कुछ ज्यादा समय लगाएगा, और जब इसको गर्म करेंगे तो ये बहुत जल्दी से फट से यहां तक पहुंच जाएगा। तो श्रांति काल में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर भी है वो इसके श्रांति काल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बहुत जल्दी यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो टेम्परेचर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये श्रांति काल जो है वो ये जो श्रांति काल है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो श्रांति काल क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यानी कि आप यहां पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से श्रांति काल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से श्रांति काल क्या होगा, घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। चालक तार के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो चालक के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर कोई चालक तार है और उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये लिख लीजिएगा आप कहीं कि अगर हम कोई चालक तार है और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और उसी के साथ ही हम जानते हैं कि ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है R, वो बराबर होता है रो L बाई A। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर इस फार्मूला से देखा जाए कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ा तो इस फार्मूले से अगर देखा जाए कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किस केस में, जब ये
चालक तार हो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि श्रांति काल क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और श्रांति काल जब घट जाएगा तो अगर यहाँ पे कम हो जाएगा, पहले जितना इसका मान था उससे अगर कम हो जाएगा तो बटे में जो यहाँ पे जो ये फिजिकल क्वांटिटी श्रांति काल है, बटे में अगर इसका मान घटेगा तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है, जो ये भिन्न है, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर इसका बढ़ाने से यहाँ पे श्रांति काल घट रहा है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपके प्रतिरोधकता में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ताप बढ़ा रहे हैं, अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इस फार्मूले से देखा जाए कि अगर प्रतिरोधकता बढ़ रहा है ताप बढ़ाने से, तो ताप बढ़ाने से आपका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी चालक तार के लिए, अगर किसी चालक तार का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तापमान को हम बढ़ाएं, तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ ये ग्राफ है जो आपको दिखाए गए हैं कि चालकों के लिए तापमान तथा प्रतिरोधकता के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहां पे आप देखिए इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, आप इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो 0 नहीं होती है। अगर 0 केल्विन पर भी रखें और चालक है तो इसकी कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसे जाएगा, ये इनिशियल नीचे से नहीं रहेगा। तो आप यहां पे देख लीजिए कि चालकों के लिए जो आपकी ये प्रतिरोधकता तथा तापमान के बीच में जो ग्राफ होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कुछ ना कुछ इसकी प्रतिरोधकता होती है। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे, मतलब यहां पर तापमान को बढ़ाएंगे तो थोड़ा प्रतिरोधकता बढ़ा, थोड़ा यहां तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, थोड़ा सा यहां पे तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। ऐसे ही तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप इस केस में देखिए कि तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक का पहले ही प्रतिरोधकता बहुत हाई होता है, उसमें इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं, उसमें कंडक्टिविटी के लिए, उसके चालकता के लिए, ठीक है ना, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब उसमें जब गर्म करेंगे तो अब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पहले से थे, जब गर्म करेंगे तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन एटम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो और भी ज्यादा गर्म करने पर यह और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन एटम से बाहर हो जाएंगे, तो और भी ज्यादा हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो पहले की तुलना में उसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले उसका प्रतिरोध ज्यादा था, पहले उसका प्रतिरोधकता ज्यादा थी, अब जब उसको गर्म कर देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी, और घट जाने के कारण उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अर्धचालकों के केस में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। अर्धचालकों के केस में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे तो ये आपका प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, घट जाता है। अर्धचालकों केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ये प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और उस केस में ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो आपका प्रतिरोधकता हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर एक कोई चीज दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो उसके लिए जो ग्राफ होता है वो सी लाइक होता है। इस केस में आप देखिए, जब इसका टेम्परेचर बहुत कम था तो इसका प्रतिरोधकता बहुत हाई है, प्रतिरोधकता क्या है, बहुत हाई है। जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यहाँ पे तापमान या 0 था, यहाँ पे तापमान लेकर गए तो इसकी प्रतिरोधकता इतनी हो गई, यहाँ पे तापमान इसकी प्रतिरोधकता इतनी हो गई, यहाँ पे और भी कम हो गई, इसके आगे ले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगी। एक ऐसा तापमान बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोधकता इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चालकों के लिए, जो भी चालक है, चालकों के लिए अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। इसके विपरीत किसमें, इसके विपरीत अर्धचालकों में, इसके विपरीत अर्धचालकों में अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जिसकी वजह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। किसकी, अर्धचालकों की। तो आप इस तरह से देखें। ठीक है, कुछ मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु के लिए अगर ये आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें, मिश्र धातु के लिए जो ग्राफ बनता है इस रो और टी के बीच में, ठीक है, इस रो और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है,
ऐसे बनता है, ठीक है। इस मिश्र धातु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कुछ ना कुछ इसका क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, मिश्र धातुओं में। और जैसे जैसे मान लीजिए कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका प्रतिरोधकता क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये मिश्र धातु के लिए ये ग्राफ था। तो आप मिश्र धातु के लिए ये ग्राफ बना सकते हैं रो और टी के बीच में, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये ग्राफ किसके लिए है, मिश्र धातुओं के लिए। तो इन तीनों ग्राफों को आपको बना लेना है और इस केस में भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस केस में भी तापमान को बढ़ाने से आपकी प्रतिरोधकता रो भी बढ़ रही है और इसका प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है इस केस में, ठीक है। तो जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसके किसके केस में ग्राफ थोड़ा सा अलग है। आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही ग्राफ आता है, तो इसलिए इस तरह से ग्राफ इसका बना दिया गया है। तो चालकों के लिए और मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातु में से 3 हो गया इस तरह से, ये किन्हीं 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातुओं के लिए जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और इससे चालकों में भी अगर जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ता है। और अर्धचालकों में जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। तो आपने ये देखा कि क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का, ठीक है। अब कितना घट जाएगा अगर रियल में उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली मान लीजिए कि एक तार है, यहां पर सपोज कीजिए कि इस एक तार है और इसका तापमान स्टार्टिंग में, इसका प्रारंभिक तापमान T0 है। प्रारंभिक तापमान कितना है, T0 है। अब हम लिखते भी चल रहे हैं इसका प्रारंभिक तापमान T0 क्या है, प्रारंभिक तापमान, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोधकता है ये प्रारंभिक क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक प्रतिरोधकता है रो नॉट, रोधकता, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि ये अंतिम तापमान है, ये क्या है, अंतिम तापमान है और ये रो हो जाएगा आपका अंतिम प्रतिरोधकता, अंतिम प्रतिरोधकता, ठीक है। बहुत ये इस पे न्यूमेरिकल ही पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल को ही इस पे पूछेगा। तो क्या फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले पे आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये अंतिम प्रतिरोधकता हो गया और आप ये इसमें दिया रहेगा अल्फा, अल्फा को हम कहते हैं ताप गुणांक, देखिए ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक यहां पर हम लिख लेंगे, इसको रेखीय ताप गुणांक कहेंगे। मतलब कोई लीनियरली कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तार लीनियर ऑब्जेक्ट होता है, एक विमीय ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेखीय ताप गुणांक कहते हैं। इसको लिख लीजिए, रेखीय, अल्फा को कहेंगे रेखीय ताप गुणांक, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी तार रेखीय अवस्था में होता है, तार तो गोलाकार होता नहीं है, आपने देखा है वो तार कोई मतलब कि ये आपका कोई 2 डायमेंशन में होता नहीं है। 2 डायमेंशन मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी प्लेन के जैसा थोड़ा नहीं होता है, कोई सीट जैसा थोड़ा ना होता है। तार कैसा होता है, सिलिंड्रिकल जैसा, एक बीमी होता है, एक रेखीय होता है, ठीक है। तो रेखीय होता है, तो यहाँ पर रेखीय ताप गुणांक हम लेंगे। अब इन सब में क्या रिलेशन आता है, ये रो इक्वल्स टू आपका होता है यहाँ पे रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ये डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान, ठीक है ना। तो आप देखिए अंतिम ये तापमान T है, प्रारंभिक तापमान T0 है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपसे मतलब पूछा जाए, इस तरह से दे दिया जाए कि सपोज कीजिए कि अगर ये तार है, ठीक है, और इस केस में
आपको ये दे दिया जाए कि इसका जो टी नॉट है, मान लीजिए कि 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो प्रतिरोधकता है वो सपोज कीजिए कि आपका 2, सपोज कीजिए कि 2 आपका ओम मीटर है। 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी प्रतिरोधकता रो नॉट है वो 2 ओम मीटर है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, ये आपको, अगर इसका अल्फा 10⁻⁻2 है तो, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस है तो, अगर इस तरह से आपको ये अल्फा की वैल्यू दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आपको रो निकालना है। रो इक्वल टू रो नॉट दिया गया है 2, ठीक है ना, यहां पे 1 लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻⁻2 दे दी गई है इनटू में। अब आप ये डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, ये डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी का मतलब है टी माइनस टी, फाइनल ये है अंतिम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, प्रारंभिक कितना है 27 है, तो 100 गुणे यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 100 और माइनस में कितना 27, तो यहां पे 73 हो जाएगा। तो यहां पे 73 आप लिख लेंगे, यहां पे क्या लिख लेंगे, 73 लिख लेंगे। तो यहां रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0.73 हो जाएगा। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 से इसमें भाग हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये 1.73 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रो इक्वल्स टू आपका लिख सकते हैं 2 3 6, 214, 2 एकम 2 1 3, 3.46 ओम मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए 2 ओम मीटर इसका क्या है, प्रतिरोधकता है, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, कितना बढ़ गया, 1.46 इसका बढ़ गया। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह से आप इसको काउंट किए। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ये कब के लिए है, जब आपको फाइनल और मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम तापमान दिया गया हो और आपको क्या पता हो, इसका मान लीजिए कि आप इसका ताप गुणांक जानते हो, रेखीय ताप गुणांक, और आपको यह दिया गया है कि प्रारंभिक इसकी प्रतिरोधकता क्या है, तो अंतिम प्रतिरोधकता क्या होगा। इसमें से अब मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 और इसमें 2 चीजें, प्रारंभिक तापमान और अंतिम तापमान दिया रहेगा, 5 चीजें हैं, तो कोई 4 दिया रहेगा तो बहुत आसानी से किसी एक की वैल्यू क्या की जा सकती है, फाइंड आउट की जा सकती है। तो चलिए आपने इसको देखा, किस तरह से आपका प्रतिरोधकता, ताप गुणांक और ताप में क्या संबंध होता है, इस तरह से ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब प्रतिरोध के लिए क्या है फार्मूला, मान लीजिए कि कोई ये आपका एक तार है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई तार है और इसका प्रारंभिक तापमान T नॉट है और प्रारंभिक जो इसका प्रतिरोध है वो कितना है, R नॉट है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इसका टेम्परेचर T हो गया, तो इसका जो अंतिम जो प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया, R हो गया, और इसका जो रेखीय ताप गुणांक है वो अल्फा है। तो इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, यहां R बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख ले, ये अब यहां पे आपका R नॉट मतलब कि प्रारंभिक प्रतिरोधकता के स्थान पर प्रारंभिक प्रतिरोध हो जाएगा, वैसे ही ये आपका यहां पे R हो जाएगा और इस केस में आपका ये अंतिम प्रतिरोध हो जाएगा, ये धक्का हटा देंगे, ये अंतिम प्रतिरोध हो जाएगा और बाकी सब तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले को आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, रेखीय प्रसार गुणांक के रूप में। रेखीय प्रसार मतलब कि तापमान बढ़ाने से किसी चीज का रेखीय प्रसार कैसे होता है उसके रूप में भी वहां पे आपने पढ़ा था। तो वहां पे फार्मूला क्या हुआ करता था, उस केस में इसकी लंबाई बढ़ती थी और उस केस में L इक्वल टू कितना हो जाता था, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता था। इसी फॉर्मूले से ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको ठीक से देखा जाए तो एक तो फार्मूला लिखा गया है, अब ये अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू R नॉट प्लस R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R नॉट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये R नॉट डेल्टा टी यहां लिख लीजिए, डेल्टा टी लिख लीजिए और इनटू में क्या लिख लीजिए, अल्फा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस R नॉट को इधर लेकर आइए तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस R नॉट इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, R नॉट डेल्टा टी
इंटू में क्या हो जाएगा अल्फा। अब यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर माइनस आर नॉट बटे में ये आर नॉट डेल्टा टी। तो इस तरह से इन 5 चीजों में इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं टी टी नॉट। अब यहां पे डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब आप ये समझे कि टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना। तो इन 5 चीजों में इस तरह से रिलेशन दिया गया है, इस तरह से आपको रिलेशन मिलेगा। अगर कोई 4 चीज आपको पता हो तो 5वें चीज को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपका ताप गुणांक का। और इसमें से अगर ताप गुणांक दिया हो तो जो अंतिम अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें प्रतिरोध दिए गए हो तो तापमान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भी कोई 4 चीज दिया गया रहेगा तो 5वीं चीज को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इस फार्मूले पे आपसे कोई न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसमें दे दी जाएगा कि ये एक आपका चालक तार है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल तापमान T0 है वो कितना है आपका, सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और इस पर इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम है, ठीक है ना। कितना है 4 ओम है। और इसका मान लीजिए कि फाइनल जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो फाइनल तापमान T है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। और इस पर इसका प्रतिरोध कितना हो जा रहा है 6 ओम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 6 ओम हो जा रहा है। तो आप बताइए कि इसका जो ताप गुणांक अल्फा है वो कितना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अल्फा इक्वल्स टू आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ सारा चीज पता है, ये आपका आर नॉट है और ये क्या है आर है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का फॉर्मूला दिया गया। यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे तो आर बराबर कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। आर नॉट बराबर कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख लेंगे। टी नॉट की वैल्यू कितनी है टी, अब यहाँ पे नीचे आर नॉट लिखेंगे तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है 4 है। और यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब आप याद रखें कि ये टी माइनस टी नॉट होता है, ठीक है। तो टी कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना है आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 6 में से 4 घटाएंगे 2 अपान में 4 इंटू में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो 2, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 1 अपान 140 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 होगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 होगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 काट दीजिए। अब 14 से इसको भाग दे दीजिए तो 14 सत्ते 98 होगा, 0.71 हो जाएगा लगभग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अंक 10 इधर लेकर जाएंगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 3 अंक 10 ले जाएंगे तो यहाँ पे 7.1 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो यूनिट होता है वो पर डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे, आप अल्फा देख लीजिए, ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के यूनिट से रेजिस्टेंस का यूनिट कट जाएगा, केवल टेम्परेचर वाला यूनिट बचेगा। तो इसका टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है, नीचे है ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप अल्फा का जो यूनिट होगा वो क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपसे कभी भी अगर इससे मान लीजिए कि ये तो दे दिया, अगर ये देकर इसका फाइनल रेजिस्टेंस पूछता तो आप इस फॉर्मूले से चाहे इसी में यूज करके सब चीज का मान रखकर जिसका भी वैल्यू निकालना हो उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना इजी था और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बता रहा हूं कि आपके मात्र एनसीईआरटी के 9 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इसी पर है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केवल आपको वैल्यूज क्या करनी रहती है, पुट करनी रहती है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे बहुत आसानी से इस पे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय